आज की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं बता रहा था कि रामचंद्र जी की सभा में एक धोबी ने आके जब लक्षण लगाया सीता के ऊपर कि सीता पवित्र नहीं है, क्योंकि वो अशोक अशोक वाटिका में, लंका में रावण के पास रही है, तो वो पवित्र कैसे हो सकती है। इसका जवाब सभा में किसी के पास नहीं था, और विशेषकर रामचंद्र जी के पास भी नहीं था। तो वो अयोध्या की और श्री राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी कैसे रख सकती है, कि वो तो अपवित्र है। इतना जब कहना था तो रामचंद्र जी सभा को छोड़ के बाहर आ गए। आकर के उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया। ये भजन उसी पर आधारित है। लक्ष्मण को बुलाया और बुला के उससे कहा कि लक्ष्मण, तुम एक काम करो, क्योंकि आज एक धोबी ने लक्षण लगाया है, हो सकता कल पूरी अयोध्या की जनता इस पर मतलब कि आरोप लगाए। इससे अच्छा है कि तुम सीता को ले जाके जंगल में छोड़ आओ। उसने जब राम के मुंह से ये बातें सुनी तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, क्या कह रहे हैं? माता सीता को आप बोल रहे हैं कि जंगल में जाके छोड़ के आओ? ये आपके मुंह से ये शब्द कैसे निकल रहे हैं? तब उसने कहा, भ्राता लक्ष्मण, मैं भी समझता हूं, मैं उसको ये बात नहीं बोल सकता सीता को, क्योंकि जिसने मुझे एक एक पल के लिए अपना साथ नहीं छोड़ा, मैं उसे कैसे बोल दूं कि तू जंगल में चली जा, क्योंकि भरी सभा में एक धोबी ने ये आरोप लगाया है। उस समय लक्ष्मण ने कहा कि फिर आप क्या चाहते हो? बोला, मैं उसको कह नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। बोला, हाँ बोलिए, क्या युक्ति है? बोले, युक्ति ये है कि तुम अयोध्या के जो रथ सुमंत हैं उनको लेकर के आओ। उससे तुम ये कहना कि अयोध्या से काफी दूर जंगल में माता सीता को छोड़ के आना है। बोले कि भैया आप ये क्या बात बोल रहे हैं? बोले, मैं तुम्हें जैसे कह रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या का अगर शासन चलाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा। जाओ बुला के लाओ उसको। सुमंत जब आया तो सुमंत को उसने जब सारी बातें बताई, लक्ष्मण वहाँ खड़ा था। उसने कहा कि देखो, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ वन में छोड़ने जा रहे हैं, जाने का आदेश दिया है। उस समय लक्ष्मण गया, सुमंत को लेके आया। सुमंत ने जब सारी बातें सुनी, सुनने के बाद में उसने भी कहा कि बात तो, जब एक धोबी ने लक्षण लगाया तो हो सकता बाद में अगर प्रजा भी ये लक्षण लगाए एक राजा के ऊपर, वो भी अयोध्या का राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर, तो अच्छा नहीं होगा। वो बोले, ठीक है, मैं आपकी इस साजिश में मैं सम्मिलित हूँ। इतना कहने के बाद राम ने जाके सीता से कहा कि सीता, तुम एक काम करो, तुम खाली महल में ही रहती हो, और महल से बाहर निकलो और मैं तुम्हें भेजता हूँ। अयोध्या के बाहर वन है, वहाँ जाओ, वहाँ देखो वहाँ के जानवर और पेड़ वगैरह, पंछी वगैरह कैसे हैं, उनको देख के आके मुझे पूरा वृत्तांत बताना। इतना कह के उसने उस समय उनको ये झूठ कहा था, और सीता ने उनकी बात मान ली कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब कह रहे हैं तो वो
जाने के लिए तैयार हो गई। उसी के ऊपर पिताजी ने एक भजन लिखा था। वो भजन था कि झूठ बोले आज रघुवर, झूठ बोले आज रघुवर, जानकी के सामने। जिंदगी में पहली बार रामचंद्र जी ने एक झूठ कहा था। वही इस भजन के अंदर विवरण था कि झूठ बोले आज रघुवर, जानकी के सामने, और जाओ कुछ दिन घूम आओ, जाओ कुछ दिन घूम आओ, ये कहा था राम ने। इसके ऊपर उसके बाद में काफ़ी लाइनें हैं और ये भजन बहुत ही अच्छा था। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी कई जगह इस भजन को गाने की चेष्टा की, लेकिन उसके जो भाव हैं वो हो सकता है मेरे मुंह से या मेरे बताने से या मेरे गाने से न निकले हों, लेकिन भजन बहुत अच्छा था। ये पिताजी द्वारा लिखा हुआ था। उन्होंने भजनों में काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी। ये बात तो रही। अब ये दूसरी पीढ़ी की। अब आइए तीसरी पीढ़ी में। पिताजी के 4 संतानें हुई। 4 नहीं, उनकी भी 5 ही हुई थी, क्योंकि 4 लड़के थे, 1 लड़की थी। चारों की शादियां हो गई। लड़की थी, उसकी भी शादी हो गई। होने के बाद में ये 3 पीढ़ी तक रहा। उसके बाद में जब चौथी पीढ़ी आई तो 4 भाइयों के अलग अलग संतानें हुई। किसी के 3 हुई, किसी के 4 हुई, किसी के 3 हुई, किसी की 1 ही हुई, ऐसे करके। लेकिन आपस में वो जो पहली पीढ़ी से जो परंपरा चली आ रही थी, आपस में भाइयों का प्रेम, वो आपस में था। ये तीसरी पीढ़ी तक भाइयों का प्रेम रहा। एक दूसरे के प्रति काफ़ी लगाव था, काफ़ी आदर सत्कार था कि अगर बड़े भाई ने कुछ कह दिया, उसके आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कोई बोल जावे। ये परंपरा चली। उसके बाद में फिर हम आए अब चौथी पीढ़ी में। जब भाइयों के बच्चे हुए, वो जब बड़े हो गए, उनके अंदर एक अलग टाइप का, अलग तरीके का रहन सहन आया कि उस समय मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न नहीं था। लेकिन जब ये चौथी पीढ़ी आई, उस समय इनको पहली बात तो टेलीविज़न मिला, उसके बाद में टेलीफोन मिला, लैंडलाइन का। चौथी पीढ़ी तक तो सही था, ठीक है, वो देखते थे लेकिन इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वो परंपरा चल रही थी। लेकिन 5वीं पीढ़ी जब आई, उनके सामने आया मोबाइल। वो मोबाइल के अंदर सब कुछ था। घर के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको खाली मोबाइल दे दीजिए और मोबाइल में वो बैठे हुए हैं। उनको खाना भी पूछने जाओगे कि खाना खा लियो, ठीक है हम भी आ रहे हैं। 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे खाली मोबाइल में। भगवान जाने वो क्या देखते हैं। उनको मतलब नहीं है घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा, उनको मतलब नहीं, खाली मोबाइल। ये 5वीं पीढ़ी का जब दौर आया, उस समय मैं ये सब चीजें सोचने लगा, क्या ये लोग इस युग के हैं? हम लोग उस युग के हैं कि इस युग में हम लोग सेटअप होंगे कि नहीं? ये चीजें दिमाग में घुसने लगी, क्योंकि ये बच्चे मोबाइल से इतना इनको लगाव था कि अगर घर स्कूल की किताबें न मिले, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर मोबाइल आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए भी अगर उनसे अलग हो गया, तो वो इतने विचलित हो गए कि न जाने क्या चला गया। ऐसा लग रहा था जाने उनकी शरीर से सांस जा रही हो। ये हाल उनका। वो जब चीजें मैं देखता हूं अब इस 5वीं पीढ़ी में, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो क्या दौर था।
वो आज का क्या दौर है, ज़बरदस्ती हम लोग लेके चले जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर कि ये हमारे जीजा जी हैं, ये हमारी बहन है, और बच्चे को हम लोग बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारे फूफा दादा हैं, ये तुम्हारी बुआ दादी है। हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद में मोबाइल खोला और उनके सामने बैठ गए। अब वो बच्चे मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि वो फूफा और बुआ दोनों उनको देख रही है, लेकिन उनकी नज़र उनके पर नहीं जा रही है। फूफा जी और बुआ जी देख रही है उनको कि देखो ये लोग कितने इसमें मगन है, क्या है इसके अंदर। वो भी आश्चर्यचकित होते हैं, मैं तो खैर होता ही हूँ, वो भी आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर क्या है। और उसके बाद में जब मैं देखता हूँ उनके घर की जो चौथी पीढ़ी है वो भी मोबाइल के बिना खाना नहीं खाती। उनको मोबाइल दे दो और फिर बाद में 2 फलके उनके मुंह में दे दो, कौवा मतलब एक एक मतलब कि वो एक एक करके धीरे धीरे खिलाते रहो, वो 2 फलके खा लेंगे। मोबाइल हाथ से ले लो, फिर उनको बोलो कि खा लो, वो चौथाई फलका नहीं खा पाएंगे। मतलब ये चीज़ जब उनकी देखी मैंने तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि कम से कम यहाँ तक तो ठीक है कि यहाँ पे जो मोबाइल लेके बैठते हैं वो तो बिना मोबाइल दे के खाना नहीं खाते। उसके बाद में जब देखा कि ये बच्चे अब लेट्रिन में लेके जाने लगे मोबाइल, मेरे समझ में नहीं आया कि आखिर ये वॉशरूम में मोबाइल लेके क्या करते हैं। काफ़ी देर में सोचता रहा कि कहीं ना कहीं इस 21वीं सदी का कोई फर्क है या हम लोग इस चीज़ में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर ये क्या है। इसका मतलब हम लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ खल रही है कि ये बाथरूम में मोबाइल भी लेके जा रहे हैं। अरे ठीक है, तुम बैठे हो, खाली हो, मोबाइल लेके बैठ गए, देख लिया, लेकिन जब खाना खा रहे हो उस समय छोड़ दो उसको। लेकिन नहीं छोड़ेंगे, खाना उतरेगा तभी जब मोबाइल में वो देखते रहेंगे। वो देखते क्या है, उनके कॉन्टेंट जो हैं वो मेरे भी समझ में नहीं आते हैं। उल्टी सीधी वो कार्टून टाइप की चीज़ें वो लोग देखते रहते हैं। हालांकि कोई गलत चीज़ नहीं देखते हैं, कार्टून ही देखते हैं, लेकिन क्या उनमें उनको मज़ा आता है मेरे समझ में नहीं आया आज तक। और उसके बाद में जब मैं खाली बैठा सोचता हूँ कि वो जो 5वीं पीढ़ी जो अभी मैं देख रहा हूँ और जो पहली पीढ़ी थी उसमें क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।